हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो चलिए आज हमें पढ़ना था इडियोपैथोजेनेसिस ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर लॉन्ग क्वेश्चन भी आया है और इस पे शॉर्ट आंसर्स भी आए हैं। ठीक है, शॉर्ट नोट्स भी आए हैं। तो सबसे पहले तो समझ लो कि इडियोपैथोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। इडियोपैथोजेनेसिस का मतलब होता है, इडियो मतलब होता है कॉजेज, पैथोजेनेसिस मतलब होता है जो बीमारी है वो, डिजीज, और जेनेसिस मतलब होता है कि उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ या उसका जनरेशन कैसे हुआ। तो जो डिजीज है उसके क्या कारण रहे और वो कैसे बनी, इसको इटियोपैथोजेनेसिस बोलते हैं, या पैथोजेनेसिस भी आप लोग बोल सकते हो। मतलब डिजीज कैसे होती है, क्यों हो रही है, ये आज हमें समझना है। टाइप 1 के बारे में पहले हम बात करेंगे। टाइप 1 क्या होती है। सबसे पहले टाइप 1 इज अ ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून का मतलब क्या होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है, लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि कोई भी फॉरेन बॉडी अगर आएगा, फॉरेन एंटीजन आएगा तो वो उस पर अटैक करेंगे। अगर वो हमारी बॉडी के अंदर ही जो एंटीजन प्रेजेंट है, जो बीटा आइलेट्स ऑफ लैंगरहंस में जो बीटा सेल्स प्रेजेंट है, उनमें जो एंटीजन है उसमें ही वो अटैक करने लगे तो हम उसे बोलेंगे ऑटो इम्यून। ठीक है, तो ऐसे ही सारे जो बीटा सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रक्ट होने लगते हैं। जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो उनको अटैक करते हैं। और टी लिम्फोसाइट्स में भी कौन से सेल्स, CD8 टी एच लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अगर ये लिम्फोसाइट्स ही इस पर पैनक्रियास के बीटा सेल्स को मारने लगेंगे तो बीटा सेल्स वैसे ही डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, पैनक्रियाटिक एट्रोफी हो जाएगी और इंसुलिन सीक्रेशन बंद हो जाएगा। ठीक है, तो यही कहानी यहाँ पे लिखी हुई है। तो क्या कहते हैं, टाइप 1 डायबिटीज इज एन ऑटोइम्यून डिजीज इन विच आइलेट डिस्ट्रक्शन इज कॉज्ड प्राइमरीली बाय इम्यून इफेक्टर सेल्स, जो कि मैंने बताया CD8 टी हेल्पर लिम्फोसाइट्स हैं, रिएक्टिंग अगेंस्ट एंडोजीनस बीटा सेल एंटीजेंस। जो बीटा सेल के अंदर एंटीजेंस होते हैं, हर सेल के अंदर, बॉडी के अंदर एक एंटीजन होता है। अब हमारे जो सेल्स होते हैं, जो लिम्फोसाइट्स होते हैं, उन्हें पता रहता है कि ये भाई हमारा है, ये और ये कोई बाहर से आया, कोई वायरस आएगा तो उसके ऊपर जो एंटीजन है वो हमारी बॉडी से अलग रहेगा और वो उस पर जाके उसको अटैक करे, उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज बनेंगी और फिर वो उसको मारेगा। लेकिन अगर वो खुद के सेल्स, खुद की बॉडी के कोई पार्ट पर वो एंटीजन को मारने लगे तो फिर हम उसे ऑटो इम्यून बोलेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। अब इसमें और कौन कौन से जेनेटिक फैक्टर्स है जिसके कारण ये जो डिस्ट्रक्शन है, ऑटो इम्यून बिहेवियर है, जो CD8 सेल्स होते हैं वो शो करते हैं। तो क्या क्या चीजें हैं। कॉन्कोडेंस इन आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में सबसे पहले इन्होंने बोला है कि अगर आइडेंटिकल ट्विंस होंगे तो अगर एक को डायबिटीज है तो दूसरे को होने की संभावना 50% होगा। ठीक है, टाइप 2 डायबिटीज जब हम पढ़ेंगे, DM टाइप 2 पढ़ोगे, तब अगर एक ट्विन को, आइडेंटिकल ट्विंस की बात हो रही है, आइडेंटिकल ट्विंस का मतलब होता है मोनोजाइगोटिक, एक ही जाइगोट के दो पार्ट हुए उसके कारण ये बना हुआ है ना, जाइगोटिक। अगर ये चीज टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस में होगी तो ये जो कॉन्कोडेंस की बात हो रही है ना, अगर एक को डायबिटीज है तो दूसरे को बनने के चांसेस 90% रहेंगे। ये हमें याद करना है, हम बाद में पढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट है ससेप्टेबिलिटी जीन ऑन HLA रीजन ऑन क्रोमोसोम नंबर 6 P21, उसमें DR3 और DR4 है। उसमें अगर ये वाला जीन प्रेजेंट है तो 50% चांस है कि टाइप 1 डायबिटीज हो सकती है। अब इसको समझने की बात है। अक्सर क्या होता है, हम लोग ये चीज याद करते हैं, ठीक है, हमेशा याद करते हैं, पता है मुझे। तुम लोग बुक पढ़ते हो, बुक में ये खतरनाक से टर्म लिखे रहते हैं और हम इग्नोर करते हैं। 6P21 होता है, DR3 DR4 होता है। अब इसका मतलब समझने की कोशिश करिए। तो चलो, क्रोमोसोम लिखा है तो क्रोमोसोम में बना देता हूँ, ये क्रोमोसोम बना दिया। अब इन्होंने जो 6 क्रोमोसोम है तो मैंने बोल दिया ये क्रोमोसोम नंबर 6 है। इन्होंने बोला कि P है, तो P का मतलब क्या होता है, तो क्रोमोसोम में जो शॉर्ट आर्म होता है उसको P बोलते हैं और जो लॉन्ग आर्म होता है उसे Q बोलते हैं। कैसे याद करोगे, P पहले आता है तो P छोटा हो गया, Q बाद में आता है तो Q बड़ा हो गया। ठीक है, मैंने ऐसे याद किया। उसके बाद P क्रोमोसोम में जो रीजन, HLA रीजन की बात हो रही है, HLA रीजन देख लिया। ठीक है, अब उसमें भी HLA रीजन में भी जो रीजन नंबर 21 है उसके अंदर में जो बहुत सारे अलग अलग जीन्स बने रहते हैं, उसमें जो जीन्स है वो DR नंबर 3 है और DR नंबर 4 है। यहाँ पे ये जो जीन्स प्रेजेंट है ये इनकोड करते हैं ऐसी चीज, ऐसे प्रोटीन्स को जो कि ऑटो इम्यून नेचर को शो करते हैं। ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी क्रिएट कर देते हैं जिसके कारण से लिम्फोसाइट जो होते हैं, या फिर जो एंटीजेंस ऐसे बनते हैं जो कि लिम्फोसाइट्स उन्हें बाहर का समझते हैं और उन पे अटैक करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। कई सारे नॉन HLA जीन्स भी होते हैं जैसे कि इंसुलिन, ये एक जीन का नाम है, ध्यान रखना। CTLA4 जीन है, सटला4 बोलते हैं, और PTPN22। ठीक है, PTPN22 फुल फॉर्म ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, आज ऐसे याद कर लो इनको। ये जीन है, अगर आपको ध्यान रहे तो आप लिख देना, अदरवाइज ये भी लिख सकते हो, सेवरल नॉन HLA जीन्स भी इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है,
अब जो मैंने बताया था उसको ही थोड़ा सा इमेजिन में देख लो। HLA कॉम्प्लेक्स होता है, क्रोमोसोम नंबर 6 है, उसका जो शॉर्ट आर्म है जिसको आप P बोलते हो और लॉन्ग आर्म है उसको आप Q बोलते हो। इसमें जो HLA रीजन है इस क्रोमोसोम के अंदर, उसमें आप देखोगे DP, DQ, DR। DR में जो तीसरे और चौथे नंबर का जो जीन है वो हमारे काम का है, जो कि टाइप 2 डायबिटीज 1 को कॉज करता है, ठीक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये समझना है, कभी भी कुछ भी पढ़ो ना तो थोड़ा सा सबसे पहले तो टाइम लेकर के पढ़ने, साल भर पढ़ाई करनी है। ये एक बात हम लोग नोटिस करते हैं, बहुत गंदा कल्चर है एमबीबीएस का, कि हम साल भर मस्ती करेंगे और आखिरी में क्या करते हैं कि एक दो महीने में तो ये बोला जाता है यार 1-2 महीने पढ़ के पास हो जाते हो। लेकिन बेटा 1-2 महीने में पढ़ के पास होना, 1-2 महीने बाद, एग्जाम के 1-2 महीने बाद तक ही याद रहता है, वो भूल जाओगे सब कुछ। लेकिन जिसने साल भर मेहनत करी है ना, बुक रीड करा है, उसने सारे अच्छे से नोट्स पढ़ा, बनाए ना नहीं हो लेकिन ठीक है, अंडरलाइन बुक को करा हुआ है, उसने हाईलाइट करके रखा है, डिस्कस किया है फ्रेंड से, तो उसको याद रहता है चीजें, और वही तुम प्रैक्टिस में आ पाएंगी, नहीं तो परेशान हो जाओगे। अब आगे चलो, ध्यान की बातें खत्म, इन्वायरमेंटल फैक्टर की बात करें। इन्वायरमेंट कैसे अफेक्ट करता है इस चीज को? तो अगर कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो अब इसको समझते हैं, मजेदार है ये भी। अगर कोई वायरल इन्फेक्शन होता है तो मैंने बोला था कि कोई भी वायरस जो होगा उसके पास एंटीजेंस होंगे, ठीक है। तो हमारी बॉडी में डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट होंगे, वो इसके जो एंटीजन होंगे, या उन्होंने इसको फैगोसाइट किया। फैगोसाइट करने के बाद ये जो एंटीजन था उसको लेकर के प्रेजेंट करेंगे दूसरे सेल्स पे। कौन से सेल्स पे करेंगे? जो लिम्फोसाइट्स होते हैं ना, टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स को प्रेजेंट करेंगे। टी लिम्फोसाइट्स को जब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग, ये डेंड्राइटिक सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं एपीसी में, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में, और टी लिम्फोसाइट्स को प्रेजेंट करेंगे। टी लिम्फोसाइट्स इन सेल्स को देगा बी लिम्फोसाइट्स को, बताएगा कि हाँ भाई इस तरह का एंटीजन आया है, इसके खिलाफ तुम्हें क्या बनाना है। बी लिम्फोसाइट जो क्या करता है, प्लाज्मा सेल बनाता है, और प्लाज्मा सेल क्या करते हैं, एंटीबॉडीज बनाते हैं। वो इस पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ तुम्हें एंटीबॉडी बनानी है। तो जब एंटीबॉडी बनेगी, तो अगर मान लो अगर कोई हमारे बॉडी के अंदर, ये मेरी पैनक्रियाज है, इसमें भी कुछ ऐसे एंटीजेंस प्रेजेंट हैं जो कि इससे बिल्कुल सिमिलर है, इससे बिल्कुल सिमिलर है, तो ये जो एंटीबॉडीज बनी ये इसको तो मारेंगी, साथ साथ में ये इसको भी मार देंगी। तो इसे भी इसको, इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मिमिक्री। जब आप स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन पढ़ोगे, जब आप इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस पढ़ोगे, या फिर आप रूमेटिक हार्ट डिजीज में पढ़ाऊंगा, तब उसमें भी यहाँ पर ये वाला कंसेप्ट हमें देखने मिलता है। और कहाँ पे देखने मिल गया दूसरा एग्जाम्पल, ये है टाइप 1 डायबिटीज का, ठीक है, याद रख लेना इसको। अननोन होता है, ज्यादा हमें पता नहीं, लेकिन फिर भी मॉलिक्यूलर मिमिक्री, वायरस माइट शेयर एपिटोप्स विद आइलेट एंटीजेंस। जो हमारे बीटा सेल्स होते हैं उसमें हो सकता है कुछ ऐसे वायरसेस हैं। अब कौन सा वायरस ऐसा होगा जो हमारे जो बीटा सेल्स हैं उनके जो एंटीजेंस है, उनमें जो एंटीजेंस है उनसे सिमिलरिटी शो करता है? तो कॉक्सेकी वायरस है, कॉक्सेकी वायरस, कॉक्सेकी बी वायरस होता है ये, ठीक है। सर्टेन वायरसेस होते हैं जिनके हमें नाम याद रखने हैं। समझ में आया? अब यहाँ पे एक वर्ड आया एपिटोप। एपिटोप क्या होता है? फिर वही हम इग्नोर करते हैं और भूल जाते हैं यार एपिटोप का छोड़ो। तो एपिटोप एक वो पार्ट होता है, एंटीजन का वो पार्ट होता है जहां पे एंटीबॉडीज अटैच होती हैं, ठीक है। ये जो डार्क डार्क कलर का जो है ना सेगमेंट, उसको हमने एपिटोप बोला, ये याद होना चाहिए। तो ये एपिटोप्स हो सकता है कुछ सिमिलरिटी शो करें जो हमारे जो बीटा सेल्स है उस एंटीजन के। तो ये दिक्कत हो जाएगी, जो जो एंटीबॉडीज हमने बनाई है ये कंफ्यूज हो जाएगी, वो इनको भी अटैक करेगी और हमारे बीटा सेल्स को भी अटैक करेगी, तो दिक्कत होगा। तो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स ऐसे कंट्रीब्यूट करता है। अब हम पढ़ लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ बीटा सेल डिस्ट्रक्शन का, डिस्ट्रक्शन कैसे करवाएगा। तो एक बात हमें समझना है कि जो बीटा सेल का डिस्ट्रक्शन होता है ये एक स्लो प्रोसेस होती है, काफी लंबे टाइम तक, काफी लंबे समय से ये चीज चलती रहती है, और फिर एकदम से जब सारे लगभग 90% बीटा सेल्स जब डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं, तब तक तो जब तक प्रोसेस चल रही है डिस्ट्रक्शन की, बढ़िया है। मतलब कोई नॉर्मोग्लाइसेमिक है, धीरे धीरे इनिशियल स्टेजेस में क्या होगा, ग्लूकोज ब्लड शुगर जो है नॉर्मल रहेगा, धीरे धीरे ब्लड शुगर बढ़ना स्टार्ट होगा, है ना, क्योंकि बीटा सेल्स कम होते जा रहे हैं, इंसुलिन सीक्रेशन कम होता जा रहा है। और जब 90% तक बीटा सेल्स जो है वो डिस्ट्रक्ट हो जाएंगे, इंसुलिन सीक्रेशन बिल्कुल भी कम हो जाएगा, तब जो हमें क्लासिक सिम्टम्स होते हैं, पॉलीडिप्सिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, ये वाले सिम्टम्स हमें दिखेंगे, या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जो होता है वो हमें दिखने लगेगा, ठीक है। तो यही लिखा है, लेंथी लैग टाइम होता है, द ऑटोइम्यून डैमेज स्टार्ट्स मैनी इयर्स बिफोर द डिजीज बिकम क्लिनिकली एविडेंट।
जैसे ही डिजीज अगर आज मुझे डायबिटीज टाइप 1 डायबिटीज के सिम्टम्स आए तो हो सकता है 5-6 साल पहले से ये प्रोसेस स्टार्ट हुई हो। ठीक है, अब जो प्रोसेस होती है जिसमें कि ऑटो इम्यूनिकली डिस्ट्रक्शन होता है हमारी बीटा सेल्स में पैनक्रियाज के अंदर, उस प्रोसेस को हम इंसुलाइटिस बोलते हैं। एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स इन द पैनक्रियाज कॉल्ड एज इंसुलाइटिस develops and there is infiltration of islet with activated T lymphocytes। जो मैंने बताया एक्टिवेटेड टी lymphocytes होते हैं वो बीटा सेल्स को अटैक करने लगते हैं। ठीक है, कौन से सेल्स होते हैं? CD8 प्लस। ठीक है, ये याद रखना है अपन को। पेपर में जब आप ये हाईलाइट करके लिखोगे ना कि कौन से टाइप के टी lymphocytes होंगे, देखो बहुत सारे आंसर्स लिखते हैं बच्चे। एक टी lymphocyte तुमने एक्टिवेटेड टी lymphocyte लिख दिया, एक एक्टिवेटेड टी lymphocyte लिख के एरो में लगा के CD8 प्लस वाला स्टार लगा दिया यहाँ पे, टीचर खुश हो जाएगा कि हाँ इसने कुछ अच्छी किताब से पढ़ा होगा। ये चीजें हालांकि सभी किताबों में दिया है तो टीचर को समझ में आएगा अच्छे से पढ़ा है उसने। ठीक है, आगे बढ़े। यही एक डायग्राम के थ्रू बताया। एक हेल्दी इंडिविजुअल है, उसके अंदर जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन बना रही है, इंसुलिन रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट कर रहा है। लेकिन एक पेशेंट है जिसमें टाइप 1 डायबिटीज के सिम्टम्स हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, बीटा सेल्स भी हैं और जो बीटा सेल्स हैं वो बीटा सेल्स जो हैं वो एक्सोसोम रिलीज करवा रहे हैं। एक्सोसोम रिलीज बीटा सेल्स कुछ अपने जो प्रोटीन जो एंटीजन सिमिलर करता है, एंटीजन से सिमिलैरिटी रखेगा, जिस एंटीजन को जो हमारे टी लिम्फोसाइट्स हैं वो एक्टिवेट करेंगे, वो कुछ एपिसोम्स उसके पास, एक्सोसोम्स उसके पास कुछ प्रोटीन्स कंटेंट है, ये लिखा हुआ है ना, बीटा सेल एंटीजन्स उसके अंदर हैं। ये जो आप देख रहे हो ना अलग अलग, ये उसने एक्सोसोम बना करके ये निकाले, इसको सीक्रेट करे। अब जब ये सीक्रेट करेंगे तो डेंड्राइटिक सेल इनको लेगा, डेंड्राइटिक सेल एपीसी में कन्वर्ट होंगे, है ना। क्या होता है एपीसी? प्रेजेंट डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट द एक्सोसोम कंटेंट्स टू टी सेल्स, मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स में कन्वर्ट होंगे। अब जो हमारे टी सेल्स हैं वो इस एंटीजन को पकड़ेंगे और बोलेंगे कि अरे इसको तो मुझे मारना है, एंड एज ए एनिमी ट्रीट करेंगे, और फिर टी सेल्स सी द प्रोटीन्स एज एनिमीज एंड अटैक द बीटा सेल्स दैट प्रोड्यूस देम, और फट से अटैक शुरू कर देंगे। तो ये गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, एक और डायग्राम से हम इस चीज को समझते हैं। एंटीजन लोडेड डेंड्राइटिक सेल माइग्रेट टू पॉलीमॉर्फो पैनक्रियाटिक लिम्फ नोड्स। ठीक है, सॉरी। तो जो हमारे डेंड्राइटिक सेल्स थे उन्होंने एंटीजन से पहचाना उसको और वो पैनक्रियाटिक लिम्फ नोड में चले गए। वहां पे उन्होंने टी सेल्स जो प्रेजेंट थे उनको सेंसिटाइज कर दिया कि भैया तुझे इस एंटीजन के प्रति तुम्हें एक्टिवेट होना है, इस एंटीजन को जहां पर भी प्रेजेंट है वो मारना है। जब टी सेल पता चला कि यार ये एंटीजन तो पैनक्रियाज में प्रेजेंट है, तो ये सीधे सीधे होमिंग उन्होंने करी पैनक्रियाज के अंदर, और उन्होंने कौन कौन सी चीजें निकाली जिसके कारण पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स खत्म हो गए। तो परफोरिन एक नाम का एंजाइम था और ग्रेंजाइम एक नाम का एंजाइम था। इन लोगों ने ये वाले जो सिक्रीशंस किए और उस तरह से बीटा सेल को मार दिया, है ना। क्लास 1 एमएससी बीटा सेल के पास है, ऑटो एंटीजन हुआ, टी सेल रिसेप्टर अटैच हुआ और उसने सीधे सीधे मारना स्टार्ट करा, सेल इंजरी हुई और श्रिंक होकर के सेल डेथ हो गया। ठीक है, ये प्रोसेस है बीटा सेल डिस्ट्रक्शन का। आगे बढ़े। अब जो मैंने प्रोसेस आपको बताई थी कि एक स्टेप वाइज मैनर में ये जो प्रोसेस ये होती है, कैसा कैसा, स्टेज 1 में होती है, स्टेज 2 होता है इसका, एक स्टेज 3 होता है। ठीक है सॉरी। स्टेज 1 में क्या होगा, ऑटो इम्यूनिटी पॉजिटिव ऑटो इम्यूनिटी रहेगी, नॉर्मोग्लाइसेमिया रहेगा, मतलब कोई ज्यादा सेल्स खराब नहीं हुए, सब कुछ ठीक है, नॉर्मोग्लाइसेमिक प्रेजेंट रहेगा। प्री सिम्टोमेटिक टाइप 1 डायबिटीज होगी, मतलब डायबिटीज के सिम्टम्स भी नहीं आएंगे। क्या लिखा है, इंडिविजुअल्स हैव डेवलप्ड 2 और मोर आइलेट ऑटो एंटीबॉडीज बट आर स्टिल नॉर्मोग्लाइसेमिक। कुछ एंटीबॉडीज बनती है बॉडी में फिर भी वो नॉर्मोग्लाइसेमिक रहता है। ठीक है, स्टेज 2 जब आती है, ऑटो इम्यूनिटी पॉजिटिव, ठीक है, ऑटो इम्यूनिटी रहेगी। अब यहाँ पे ब्लड शुगर जो है थोड़ा सा गड़बड़ होना स्टार्ट करेगा। फिर प्री सिम्टोमेटिक टाइप 1 डायबिटीज, यहाँ पर भी सिम्टम्स अभी ज्यादा नहीं आए, लेकिन जो शुगर लेवल है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो गड़बड़ा गया। There is increasing severe loss of glucose tolerance due to progressive loss of beta cell mass, but frank symptoms are absent। कोई सिम्टम अभी नहीं आया। ठीक है, स्टेज 3 की बात करें, ऑटो इम्यूनिटी प्रेजेंट है, अभी 90% सेल्स जो है डिस्ट्रक्ट हो गए। अब क्या होगा, डिसग्लाइसेमिया है, अब सिम्टम्स भी आने, क्योंकि अब बीटा सेल्स तो खत्म, इंसुलिन खत्म, अब बॉडी के अंदर जो है हाइपरग्लाइसेमिया के सिम्टम्स और उसके कारण जो पैथोजेनेसिस होगी, जो सिम्टम्स आने चाहिए वो होंगे, गड़बड़ियां होने लगेंगी। क्या गड़बड़ियां होंगी वो हम आगे समझेंगे। क्लासिक मैनिफेस्टेशंस ऑफ द डिजीज, पॉलीयूरिया हुआ, पॉलीडिप्सिया हुआ, पॉलीफेजिया हुआ, कीटोएसिडोसिस। इनके मतलब क्या होते हैं थोड़ा सा बता दें।
पॉलीआयूरिया मतलब इंक्रीज्ड फ्रीक्वेंसी इन मिक्टुरेशन। मतलब जो यूरिनेशन है वो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। पॉलीडिप्सिया का क्या मतलब होता है? बार बार प्यास लग रही है। ड्रिंकिंग या फिर थर्स्ट जैसे आप बोलते हो, थर्स्ट इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है। पॉलीफेजिया मतलब भूख इंक्रीज हो जाएगी, एपेटाइट बढ़ जाएगी उसकी। समझ रहे हो? अब एक तुम्हें लोगों को एक मजेदार बात बताते हैं, यहाँ पे हाइपरग्लाइसेमिया है लेकिन बॉडी के अंदर बहुत सारा ग्लूकोज है ब्लड के अंदर, लेकिन फिर भी उसको एनर्जी की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ये जो ग्लूकोज ब्लड में अंदर है वो मसल्स और एडिपोज टिश्यू और लीवर को मिल ही नहीं पा रहा है। ठीक है, चलो आगे बात करेंगे। एक और छोटा सा जो इलस्ट्रेशन है जो हमारी किताब में रॉबिन्स में दिया हुआ है, बहुत प्यारा सा, स्टेज 1 के बारे में, स्टेज 2 के बारे में, स्टेज 3 के बारे में। बीटा सेल ऑटो इम्यूनिटी बताया, नॉर्मोग्लाइसेमिक था, प्री सिम्टोमेटिक था। यहाँ पे डिसग्लाइसेमिया हुआ, यहाँ पर भी डिसग्लाइसेमिया हुआ। प्री सिम्टोमेटिक था, यहाँ पे सिम्टोमेटिक हो गया। ठीक है, बीटा सेल ऑटो इम्यूनिटी सभी में है। यहाँ पे अब आप देखो बीटा सेल के जो फंक्शनल मास था वो यहाँ पे बहुत ज्यादा है, फुल है ना, लेकिन धीरे धीरे स्टेज 7 में ये गिरना स्टार्ट हुआ, जिसके कारण से डिसग्लाइसेमिया हुआ। फिर जब 90% तक खत्म हो गया, सिर्फ 10% बचा, तब जाके सिम्टम्स आए और डिसग्लाइसेमिया जो एविडेंट हुआ, क्लिनिकली एविडेंट हुआ। समझ में आया? ये एक छोटा सा था, इसको बनाने की जरूरत, पेपर में बना भी सकते हो, अगर बना दोगे तो बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं पैथोजेनेसिस की। क्या पेपर में तुम बना के आओगे, एग्जाम में क्या लिख के आओगे? तो एग्जाम में एक फ्लो चार्ट है, हर्ष मोहन से लिया है, ये आप बना सकते हो बिल्कुल। जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी में बता चुका हूँ, कॉन्कॉर्डेंस विद आइडेंटिकल ट्विन्स 50% होता है। जेनेटिक जीन ऑन एचएलए रीजन इन क्रोमोसोम नंबर 6। अब क्रोमोसोम नंबर 6 में आप क्या लिख दोगे? 6p21 dr3 एंड dr4, नंबर बढ़ जाएंगे। समझ गए? और क्या लिखोगे? नॉन एचएलए जीन्स में क्या क्या लिखोगे? CTLA4 और PTPN22। समझ गए? ये दो जीन्स आप नॉन एचएलए में लिख देना। ठीक है, इतना बता दिया। चलो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में वायरल इन्फेक्शंस का बता दिया, कैसे वायरल इन्फेक्शंस कॉज करवाते हैं ये भी हमने बता दिया, मॉलिक्यूलर मिमिक्री। फिर एक्सपेरिमेंटल इंडक्शन विद केमिकल्स, सर्टेन केमिकल्स होते हैं जिसके कारण टाइप 1 डायबिटीज को इंड्यूस किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंट हुआ है सिर्फ ये। ज्योग्राफिकल एंड सीजनल वेरिएशन से कुछ एविडेंसेस ऐसे शो करते हैं कि आप कहीं पर्टिकुलर एरियाज में ही डायबिटीज होती है, बाकी जगह पर नहीं होती है। फिर बोवाइन मिल्क प्रोटीन्स भी जो है वो इस तरह की चीजें करवा सकते हैं, ये भी एक डाउटफुल चीज है, तो ये ध्यान रखना, लिख सकते हो पेपर। ऑटो इम्यून फैक्टर्स में मैंने बता दिया, आइलेट सेल एंटीबॉडीज बनती है, इंसुलाइटिस होता है, CD4 सेल मीडिएटेड सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स, जो सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल, क्योंकि सेल्स तो ऐसा नहीं है कि जो बीटा सेल्स को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी जगह भी तो जो एंटीजेंस और जो सेल्स हैं, जो सेल्फ प्रोटीन है, उनको डिस्ट्रक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ बीटा सेल का सिलेक्टिव डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और CD8+ सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, वो काम करते हैं इसके अगेंस्ट। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज यहाँ पे पैथोजेनेसिस उसका खत्म होता है।